हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट नेहा। मैं नेहा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसमें हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लॉजिकल रीजनिंग। तो मैंने कल आपको सिलेबस नहीं दिखाया था, आज मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आएगा, पहले मैं मेन हेडिंग बताऊंगी, फिर उसके बाद सब हेडिंग बताती हूँ। युक्ति के ढांचे का बोध पढ़ना है, युक्ति के प्रकार, वेन का आरेख और भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण और अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हितवाभास। अब डिटेल में बता देती हूँ। जो युक्ति के ढांचे का बोध है, उसमें युक्ति के रूप, निरूपाधिक, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ विरोध का परंपरागत वर्ग, ये सारी चीजें युक्ति के ढांचे का बोध के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर इसके बाद देखेंगे युक्ति के प्रकार। युक्ति के प्रकार निगमनात्मक और आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन देखेंगे और विशिष्टीकरण। फिर इसके बाद अनुरूपताएं आएंगी। फिर वेन का आरेख आएगा। तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। भारतीय तर्कशास्त्र में क्या देखना है? ज्ञान के साधन। प्रमाण के अंतर्गत आएगा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हितवाभास। यह हमारी यूनिट 6 का लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें हम प्रमाण, प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंस, उपमान, वर्बल, ये सारी चीजें देख चुके थे। अब हमें आज क्या देखना है? इम्प्लीकेशन या अनुमान विरोधाभासी। आज हम इम्प्लीकेशन, अनुमान विरोधाभासी देखेंगे। अनुमान विरोधाभासी क्या होता है? इस प्रमाण के माध्यम से हम दो तथ्यों के बीच क्या करते हैं? विरोधाभास के परिणाम स्वरूप एक तथ्य की खोज करते हैं जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित होने के लिए ज्ञात है। अर्थापत्ति में क्या होता है कि इस प्रमाण के माध्यम से हम दो तथ्यों के बीच विरोधाभास के परिणाम स्वरूप एक तथ्य की खोज करते हैं जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित होने के लिए ज्ञात है। इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। देवदत्त दिन के समय अपना भोजन नहीं लेते हैं, फिर भी वह काफी मजबूत और मोटे हैं। एक देवदत्त है जो दिन के समय अपना भोजन नहीं लेते हैं, लेकिन वो मजबूत और मोटे हैं। इसमें हम अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन क्या करेंगे कि हम मानते हैं कि उसे रात में भोजन लेना चाहिए। अब जो इंसान दिन में भोजन नहीं लेगा तो वो रात में तो लेगा, तो इसमें हम क्या मानते हैं कि उसे रात में भोजन लेना चाहिए। रात में देवदत्त खाने की धारणा एक अभिधारणा है, क्योंकि देवदत्त एक मोटा व्यक्ति है जो दिन के समय में नहीं खाता है, इसलिए देवदत्त एक मोटा व्यक्ति है जो रात के समय में भोजन करता है। समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेंशन। नॉन एप्रीहेंशन में क्या होगा कि अनुपलब्धि मतलब किसी चीज की, मतलब कि वो चीज वहां पे उपलब्ध नहीं है, कि प्रेजेंट नहीं है। इस चीज को हम इसमें देखेंगे। नॉन एप्रीहेंशन, किसी प्लानेट पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां मानव भी नहीं होंगे। अब जैसे कोई प्लानेट है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो हम उससे क्या एज्यूम कर लेंगे कि वहां पर मानव नहीं होंगे, क्योंकि मानव के लिए वायु, हवा, पानी सभी चीजों की जरूरत होती है। अब आगे देखते हैं। किसी चीज का एब्सेंट होना क्या होता है? अनुपलब्धि को दर्शाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। किसी के घर में चूहा है, मतलब क्या है कि उस घर में बिल्ली नहीं होगी, तभी तो चूहा है। ठीक है, अनुपलब्धि समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, जो अभी हमने सिलेबस में देखा था कि अनुमान की संरचना और प्रकार, कि अनुमान की संरचना कैसी होती है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। अनुमान की संरचना और प्रकार, ऐसा ज्ञान जो हमें, अनुमान में क्या होता है? ऐसा ज्ञान जो हमें प्रत्यक्ष के बाद प्राप्त होता है। जब हम किसी चीज को सामने देख लेते हैं, उसके बाद ही हमें प्राप्त होता है, उसको हम अनुमान या अनुमानिक ज्ञान कह सकते हैं। ऐसा ज्ञान जो हमें प्रत्यक्ष के बाद प्राप्त होता है, उसको हम अनुमान या अनुमानिक ज्ञान कह सकते हैं। यह ज्ञान संबंध परक भी होता है। यह जो ज्ञान है कैसा होता है? संबंध परक भी होता है। अनुमान एक प्रकार से द्वितीयक साक्ष्य भी है। इसके आधार पर हमें प्रत्यक्ष तथा
शब्द से प्राप्त है। इसके लिए आधार सामग्री हमें प्रत्यक्ष तथा शब्द से प्राप्त है। अनुमान के लिए जो आधार सामग्री है, मतलब अनुमान का जो आधार है, उसके लिए हमें प्रत्यक्ष और शब्द दोनों की जरूरत होती है। अनुमान के दो मुख्य समूह हैं और वो निम्न है। एक है व्युत्पत्ति और एक है पक्षधर्मिता। व्युत्पत्ति कब होती है? व्युत्पत्ति तब होता है जब हमें सार्वभौमिक संबंध का पता हो, जैसे अग्नि और धुआं। सार्वभौमिक सत्य है, कैसे है अग्नि और धुआं? कि जहाँ पर आग होगी वहां पर धुआं होगा और जहाँ पर आग नहीं होगी वहां पर धुआं नहीं होगा। ये व्युत्पत्ति है। और पक्षधर्मिता क्या है? अग्नि पर्वत पर प्रतीत होती है जहाँ उसमें हमें धुआं भी प्रतीत होता है। पक्षधर्मिता क्या है? अग्नि पर्वत पर प्रतीत होती है जहाँ उसमें हमें धुआं भी प्रतीत होता है। तो व्युत्पत्ति में क्या होता है कि सार्वभौमिक सत्य है कि जहाँ पर अग्नि होगी वहां पर धुआं ऑब्वियसली होगा, ठीक है। और पक्षधर्मिता में क्या है? अग्नि पर्वत पर प्रतीत होती है तो जहाँ उसमें हमें धुआं भी प्रतीत होता है, ठीक है। अब देखते हैं हेत्वाभास। हेत्वाभास में क्या होता है? भारतीय तर्क में पतन को हेत्वाभास कहा जाता है। भारतीय तर्क में पतन को हेत्वाभास कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मध्य पद एक कारण प्रतीत होता है। मध्य पद मतलब हेतु होता है, हेतु को ही मध्य पद बोलते हैं। भारतीय तर्क में पतन को हेत्वाभास कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मध्य पद एक कारण प्रतीत होता है, लेकिन एक वैध कारण नहीं। सभी हेत्वाभास भौतिक प्रकार के पतन है। जो सभी प्रकार के हेत्वाभास होते हैं वह भौतिक प्रकार की पतन है। हमने एक वैध मध्य पद की विशेषताओं का उल्लेख किया है। जब इनका उल्लंघन किया जाता है तो इसमें हेत्वाभास उत्पन्न होते हैं। यह भी 5 प्रकार के होते हैं। हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहले नाम बताती हूँ। असीधा या साध्य सामा, साविभीकारा, सत प्रतिपक्षी, बाधिता और विरोधा। तो सबसे पहले असीधा या साध्य सामा देखते हैं। साध्य सामा यह असंसाधित मध्य से संबंधित है। जो असीधा या साध्य सामा बोलते हैं यह किससे संबंधित है? असंसाधित मध्य से संबंधित है। और जो साविभीकारा है यह अनियमित मध्य का पतन है। और जो सत प्रतिपक्षी है यह मध्य पद दूसरे मध्य पद से विरोधाभास है। और जो बधिता है यह भी एक विरोधाभासित है। और विरोधा यह विरोधाभासी मध्य पद है, ठीक है। अब जो हमने अभी तक पढ़ा उसका हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है इसको भी एक बार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रमाण। प्रमाण के 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम क्या देखेंगे? जो आंखों के सामने अनुभव करते हैं, जो हमारे सिक्स सेंस हम यूज करते हैं, तो वो डायरेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट स्मृति द्वारा किया गया या पहले से याद किया गया, जो हमारी मेमोरी में पहले से स्टोर होता है वो इनडायरेक्ट होता है। और जो हमारे आंखों के सामने घटित होता है वह डायरेक्ट होता है। अब हम शॉर्ट में देखते हैं अनुपमा या अनुमान। अनुपमा या अनुमान कैसे पता चलेगा कि पहाड़ी पर धुआं है मतलब आग है। हमने धुएं को देखकर यह अनुमान लगा लिया कि वहां पर आग है। उपमान में क्या होता है? एग्जाम्पल बता रही हूँ। उपमान में क्या होता है कि गाय दूध देती है, मतलब हम ये अनुमान लगा लेंगे, मतलब हम कंपैरिजन कर लेंगे कि जब यह गाय दूध देती है तो मतलब सभी गाय दूध देती होंगी। अर्थापत्ति में क्या होता है? रीजन एंड एजर्सन आता है, कारण और प्रभाव। कि देवदत्त मोटा है, वह दिन में खाना नहीं खाता, तो हम उसका अनुमान लगा लेंगे कि वो रात में खाना खाता होगा। ये रीजन एंड एजर्सन है या कारण और प्रभाव है कि देवदत्त मोटा है और दिन में खाना नहीं खाता, तो वो रात में ऑब्वियस है रात में खाना खाता होगा। बिना खाना के तो जीवन नहीं है ना। अनुपलब्धि। अनुपलब्धि में क्या होता है? किसी का एब्सेंट होना। हमने एग्जाम्पल बताया था कि किसी प्लानेट पर ऑक्सीजन नहीं है, किसी प्लानेट पर ऑक्सीजन नहीं है तो हम वहां पर अंदाजा लगा लेंगे कि वहां पर जीवन नहीं है या वहां पर मानव नहीं है, तो वहां पे अनुपलब्धि। अब शब्द क्या है? शब्द
शब्द जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, या जो हमें ज्ञान है, पूरा वर्ल्ड का जो नॉलेज रहता है वह शब्दों में समाहित रहता है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं जो असिद्ध है, जो हमने हेत्वाभास पढ़े हैं। जो असिद्ध हेत्वाभास होता है, असिद्ध हेतु का हेत्वाभास है, और शब्द व्यभिचार यह अनियत हेतु का हेत्वाभास है, और सत प्रतिपक्ष इसमें एक हेतु दूसरे हेतु का विरोधाभासी है। और जो हमने बाधित देखा है, इसमें हेतु का विरोध किसी अनुमान द्वारा ना होकर किसी अन्य प्रभाव द्वारा होता है। तो ये सारे हेत्वाभास हैं, मेनली यही पूछे जाते हैं नेट एग्जाम में। आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल देखते हैं। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।